ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है सर। फिर एक बार स्वागत आपका भी इस कार्यक्रम में, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि स्पीच कैसी होनी चाहिए, तो कुछ फॉर्मेट होता है उसका कुछ ऐसा? वैसे दो फॉर्मेट बड़े पॉपुलर फॉर्मेट हैं इसके। जो लोग अगर थ्योरी पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए बता दूं मैं। एक सर विंस्टन फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले का बड़ा सिंपल गुण ये है कि आप पहले तो ये बताएं कि वाई दिस टॉपिक फॉर यू, आपने इस टॉपिक को क्यों चूज किया है। तो आप पहले कोरिलेट करेंगे कि ये सब्जेक्ट और ये ऑडियंस क्यों। उसके बाद में उस सब्जेक्ट को ऑडियंस से रिलेट करने के बाद में उसमें आप दिलचस्पी क्रिएट करेंगे। कुछ ऐसी स्टोरीज बताएंगे, कुछ ऐसे वाकयात बताएंगे कि जिसके कारण ये स्पीच में इस स्पीच को आप इफेक्टिव बना सकेंगे। जैसे आप उस स्टोरी को कोरिलेट करते चले जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि ये स्पीच आपकी अच्छी बनती चली जा रही है। क्योंकि जब तक उस पूरे स्पीच में स्टोरी या कोई वाकया आप नहीं रिलेट करोगे या कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं ऐड करोगे तो स्पीच का उस ऑडियंस को मजा नहीं आएगा। अगर आप मोगम में स्पीच दे दिया कि भाई ऐसा होता है, फलाना होता है, फलाना फलाना होता है, तो फलाना फलाना हो जाएगा। लेकिन आपने बोला कि नहीं, कि अगर हम कंटैमिनेटेड वाटर यूज नहीं करेंगे और उसका पीपीएम लेवल हमने 5 से नीचे नहीं रखेंगे तो हमारे पेट में प्रॉब्लम हो सकता है। पेट में प्रॉब्लम हो सकता है, पानी पीने से आपने बोल दिया सिर्फ तो नहीं चलेगा, आपको उसके डिटेल इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे फैक्ट के साथ में। और साथ में ऑडियंस को कैप्चर करके रखने के लिए बीच बीच में थोड़ा सा ह्यूमर डालते रहना पड़ेगा। और उसके एंड में फिर से आप कंक्लूजन, जैसे मैंने आपको पहले बताया। दूसरा फॉर्मूला होता है, उसको हम बोर्डन फॉर्मूला बोलते हैं। उसमें हम बोलते हैं कि बिगिन विथ हो हम, यानी आप जैसे जाएं कुछ ऐसा कुछ करें जोशो खरोश से कि आपकी तरफ पूरा ऑडियंस ये लगे कि नहीं यार कोई आ गया बोलने के लिए। और फिर जब आपने अटेंशन ले लिया है, जब आपने अटेंशन ड्रॉ कर लिया, तब आप अपने सब्जेक्ट पे जाएंगे। सब्जेक्ट को नियमित वैसे ही करेंगे कि आप सब्जेक्ट 1 या 2 लेंगे। अगर आपकी स्पीच का लेट्स से 15 मिनट की आपकी स्पीच है तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मुद्दे कवर करें जी। क्योंकि ऑडियंस 3 मुद्दों के बाद में घर को कुछ नहीं ले जाती है। या 2 मुद्दे कवर करे, लेकिन ठोस कवर करे, ताकि वो लोग आपकी स्पीच में ऐसा ना लगे कि कैरी करे। हाँ, कैरी होम उनके लिए होना चाहिए। क्योंकि एक जमाने में हमको याद है, इस पे हम स्टोरी कि हम इंग्लिश पिक्चर देखने जाते थे, इंग्लिश समझती नहीं थी और बाजू वाले को पूछते थे कि पिक्चर का नाम क्या है, तो बोलते थे बहुत अच्छा नाम है। तो बोलते थे भाई इसके बाद में क्या था, अरे बहुत धुएं के बीच में से नाम आएगा, अभी पढ़ लेना वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर पे ऑडियंस आपका गया और बोला कि बहुत अच्छी स्पीच थी, लेकिन क्या बोला याद नहीं। तो मुद्दे आपके कम्युनिकेट होने चाहिए और उसको फिर आप फिर से रिपीट करना चाहिए कहीं ना कहीं क्लोजिंग में। और जमे तक जितना हो सके आप बिल्कुल सिंपल भाषा का प्रयोग करें। जो भाषा में आप सोचते हैं वो भाषा अगर आप यूज करेंगे बोलने में तो आपका इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी आपका स्पीकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। मान लो अगर मैं हिंदी में सोचता हूं और मैं उर्दू में बोलने की कोशिश करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं अटकते रहूंगा, अनलेस एंड अनटिल मुझे ये सिंक्रोनाइज नहीं हो जाएगा कि मैं उर्दू में भी सोचने लगूं और उर्दू में बोलने लगूं। अगर मैं इंग्लिश में सोचता हूं और हिंदी में बोलता हूं तो भी मुझे अड़चन होगी। तो बेस्ट ये होगा कि आप अपनी खुद की डायलेक्ट में बात करें। मैं अभी गोवा गया हुआ था तो वहां कोंकणी बहुत अच्छा बोली जाती है। वहां लोग इंप्रेशन मारने के लिए इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा कि आप कोंकणी में बोलना शुरू कीजिए। आप एक बार अच्छा बोलने लगेंगे फिर आप भाषा पे कंट्रोल करने लगेंगे, आप लैंग्वेज चेंज कर सकेंगे अपनी। पहले तो मुद्दा यह है कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ग्रिप आनी चाहिए। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि मैं भी बोल सकता हूँ। क्योंकि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का एक बहुत छोटा सा रोना भी है कि अगर आप 1 या 2 बार फेल हो गए ना पब्लिक स्पीकिंग में तो आप अपने आप को मान लेते हो कि कभी बोल नहीं सकोगे। और ये जिस दिन आपके मन में बैठ जाएगी बात तो आप जिंदगी में नहीं बोल पाओगे। तो सक्सेस शुरू में होना बहुत जरूरी है। और सक्सेस कैसी होती है कि सिंपल लैंग्वेज यूज करो, जो लैंग्वेज में आपको कमांड है वो लैंग्वेज यूज करो। भाषा में अगर भारी भरकम वर्ड नहीं आते आपको तो मत बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इंप्रेशन मारने गए और कुछ और हो गया। हाँ, आप करने गए कुछ और हो गया कुछ, और आपके ऊपर में जो असर पड़ेगा वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। और एक और चीज बोलूंगा कि स्पीच का एक ऐसा मानना है कि अगर आप इस बार फेल हो गए तो जरूरी नहीं कि अगले बार भी फेल होंगे। आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहना। सर ये बताइए कि आपने स्पीच की बात कही कि हम अनेकों जगह जाते हैं और वहाँ अलग अलग किस्म के भाषण होते हैं, तो इसका कोई एक यार्डस्टिक होता है कि इस टाइप्स ऑफ स्पीचेस की अगर हम बात करें? बहुत अच्छा सवाल है आपने कि मैं कई कार्यक्रम में गया हूँ जहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती इस बारे पे। तो मैं देखता हूँ कि ओपनिंग रिमार्क के लिए जब चेयरमैन को बुलाया जाता है तो वो सबको धन्यवाद दे देता है वेलकम में।
वेलकम में सबको धन्यवाद देता है कि मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इतने दूर से आए। मैं चीफ गेस्ट का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपना टाइम निकाल के मुझे काम दिया। तो इसमें वोट ऑफ थैंक्स वाले का तो काम ही खत्म हो जाता है। जी। तो वेलकम स्पीच तो वेलकम ही स्पीच होनी चाहिए, जिसमें आप पहले तो उस इवेंट के बारे में बताइए कि आपने क्यों इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। जी और तरुण जी, यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा और मैं पूछूंगा कि दर्शक क्योंकि ये प्रोग्राम पूरे विदर्भ में देखे, तो एक छोटा सा वेलकम स्पीच आप दीजिए बिल्कुल इसमें। मान के चलिए एक चीफ गेस्ट आए हैं और आप उनका स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी संस्था की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करूंगा, उसके बाद मैं अपनी तरफ से सब लोगों का स्वागत करूंगा। मेरी संस्था क्या करती है इस चीज के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, कम से कम 3 से 4 लाइन में अपने संस्था के बारे में बताऊंगा। उस संस्था के बारे में बताने के बाद में इन सारे डेलीगेट लोगों को तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करूंगा और इस प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम की महत्वता क्या है, यानी क्या हुआ, पहले आपने हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? हाँ, पहले तो आपने धन्यवाद वेलकम किया सारे डेलीगेट्स को,